Namaskar friends, myself Deepak Gondalia and welcome to the channel of Daya Patel's e-learning job. फ्रेंड्स आज हम YouTube के अंदर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम जो भी JEE के क्वेश्चन है या नीट के क्वेश्चन है वो तो पढ़ेंगे, साथ साथ में आपको बेटर प्रिपरेशन कैसे करनी है, JEE की बेटर प्रिपरेशन कैसे करनी है, जैसे आप अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैंने स्टार्ट किया है कि आज हम 12th में जितना 12th का JEE का पोर्शन है वो हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर 1, इस लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक उसके जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट क्या है, तो जरूरी कॉन्सेप्ट में फर्स्ट थिंग हमको पता होनी चाहिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो फ्रेंड्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको पता ही है कि जो चार्ज फाउंड इन द नेचर इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स फंडामेंटल चार्ज। मतलब जितना भी चार्ज आप नेचर में से फाइंड करेंगे इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मतलब Q इज इक्वल टू n इंटू ई, वेर n इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 अप टू प्लस और माइनस इंफिनिटी। कहां तक होते? प्लस और माइनस इंफिनिटी, जितनी भी वैल्यू है आप डिफाइन कर सकते हो। तो दैट इज नॉन एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको आप चार्ज का क्वांटाइजेशन डिफाइन कर सकते हो। मतलब मैं सीधा यही करना चाहता हूं कि आपके पास नेचर में जो भी चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, तो वो चार्ज जो भी है वो बेसिक फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के अंदर होगा। इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर से आप जो भी इंटीजर नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। और फंडामेंटल चार्ज क्या है फ्रेंड्स? तो फंडामेंटल चार्ज E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। मतलब कि जो नेचर में से हमको चार्ज मिल रहा है वो फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके JEE या नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली मैं आपको क्वेश्चन डिफाइन कर दूं, देयर इज सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 in a glass, so find positive and negative charge in this solution। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक ग्लास दिया हुआ है, ग्लास के अंदर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट किया है? तो ग्लास के अंदर H2SO4 रिप्रेजेंट किया है, ग्लास के अंदर H2SO4 रिप्रेजेंट किया। तो H2SO4 जो अंदर मतलब कि एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना नेगेटिव चार्ज है, वो आपको फाइंड करना है। क्लियर? तो फ्रेंड्स आपको एक चीज याद रखनी, कभी भी एक ग्लास दिया है तो ग्लास के लिए आप डिफाइन कर सकते हो कि ग्लास में मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं कहता कि ये फिक्स ही है, मोस्ट प्रोबेबली जो भी वॉल्यूम है वी कैन कंसीडर वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज 250 ml। कितना है? 250 ml। ग्लास का जो भी वॉल्यूम है उसको हम 250 ml जितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिफाइन कर लो कि एक ग्लास ए ले लिया है, इसके अंदर H2SO4 डाल दिया है। फ्रेंड्स H2SO4 जनरली इस ग्लास के अंदर होगा और कॉन्सेंट्रेट होगा, तो आई थिंक मे भी रिएक्शन कर सकता है और शायद पॉसिबिलिटी ऐसी हो कि ग्लास जो है इट कैन बी ब्रेक, वो टूट भी सकता है। वो तो डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ H2SO4। यहाँ पे मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, क्या चीज चाहिए, तो वो आपको आंसर डिफाइन कर सकता है। तो H2SO4 तो उसके लिए आपको क्या फाइंड करना है?
मोलेक्युलर मास फाइंड करना है, तो आप लिखो मोलेक्युलर मास ऑफ H2SO4, यानी कि 250 ml ग्लास का कंटेनर, और उसको डिफाइन भी कर सकते हो 250 ग्राम। क्या डिफाइन कर सकते हो? सपोज 250 ग्राम जो वॉल्यूम है ग्लास का वॉल्यूम, आप पानी के वॉल्यूम के साथ कंपैरिजन कर लो, तो पानी के वॉल्यूम के साथ अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो आप 250 ग्राम भी कंसिडर कर सकते हो। कितना डिफाइन कर सकते हो? 250 ग्राम। तो इतना H2SO4 दिया है, सपोज हम करते हैं H2SO4 250 ग्राम दिया है। अगर ऐसे भी लिखा हो कि देयर इज अ H2SO4 सॉल्यूशन इन द ग्लास एंड इट्स मास इन ग्लास इज द 250 ग्राम। कितना मास दिया है? 250 ग्राम। अभी मुझे इसका मोलेकुलर मास फाइंड करना है। तो हाइड्रोजन का मोलेकुलर मास आपको पता ही है, H2 है, तो H2 का मोलेकुलर मास क्या होगा? 2। सल्फर है, तो सल्फर कितने नंबर पे आता है? आई थिंक 16 नंबर पे आता है, 16 नंबर। हा ही लिबेबु कानाओ फ्लोनिसो में ऐसी फोस आप ओके, क्लियर? आई थिंक 16 नंबर पे सल्फर है, तो सल्फर का मोलेकुलर मास होगा 32। और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मोलेकुलर मास आपको पता ही है 16 है, और कितने पार्टिकल है? 4 पार्टिकल। तो 4 इंटू 16, यहाँ पे भी क्या है कि 2 पार्टिकल है, और एक पार्टिकल का मोलेकुलर मास 1 होता है, तो आंसर हो गया 2। यहाँ पे 32 और 16 4 जा क्या होगा? 64। क्या होगा? 64। एडिशन कर लो, 98 आंसर आएगा, 98। तो मतलब H2SO4 का मोलेकुलर मास 98 ग्राम है, मोलेकुलर मास। ओके, ये मोलेकुलर मास का मतलब होता है कि अगर H2SO4 98 ग्राम है तो मतलब 1 मोल हुआ। क्या हुआ? 1 मोल। वी कैन से दैट इज इक्वल टू 1 मोल। तो आपको 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं वो पता। तो मैंने अभी बोल दिया कि H2SO4 है, H2SO4 250 ग्राम है। कितना है? 250 ग्राम। और 98 ग्राम के अंदर 1 मोल होता है, तो 1 मोल के लिए कितने पार्टिकल होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 6.022 into 10⁻23। So we can represent that here for 1 मोल, 1 मोल यानी कि कितने ग्राम है? फॉर 98 ग्राम, 98 ग्राम there is 6.022 into 10⁻23 H2SO4 molecule, H2SO4 molecules। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास एग्जैक्ट कितना मास दिया है? तो 250 ग्राम। तो फॉर 250 ग्राम नंबर ऑफ पार्टिकल आर क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ पार्टिकल आर क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स यहां पे एक वैल्यू मिलेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n मिल गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n मिल गए, तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई विद 250 एंड डिवाइड बाई 98। ये जो रेशियो में अभी नहीं निकाल रहा हूं, जो भी वैल्यू है वो आप याद रखो। तो अभी आपको समझ में आ गया कि मैंने जो भी H2SO4 की बात की, तो H2SO4 के मोलेक्यूल्स आपको पता चल गए, पानी के अंदर कितने नंबर ऑफ H2SO4 मोलेक्यूल्स है वो पता चल गए। लेकिन दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है? आपको चार्ज फाइंड करना है, कितना पॉजिटिव चार्ज है कितना नेगेटिव चार्ज है वो फाइंड करना है। तो देखो जनरली फ्रेंड्स, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो H2SO4 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। फॉर H2SO4 सिंगल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो 1। लेकिन कितने एटम है? 2, तो 2 इंटू 1 प्लस S, S फॉर सल्फर, सल्फर 16 नंबर, तो 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 8 नंबर, तो 4 मॉलिक्यूल्स दिए थे, 4 इंटू 1 के अंदर कितने हैं? 8। तो आंसर क्या होगा? 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 32, सो आंसर इज 0 1 कैरी 3 4 5 50। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो प्रोटॉन वो भी 50 है और इलेक्ट्रॉन वो भी 50 है, यानी कि एक एटम के अंदर फॉर 1 H2SO4 atom, for 1 H2SO4 atom we have 50 proton and 50 electron। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं?
मैंने जो एक ग्लास है, बीकर है, मान लो कि उसका जो मास है H2SO4 का, वो मास 250 ग्राम डिफाइन कर दिया, तो इस 250 ग्राम के अंदर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम इतने मिले, H2SO4 के एटम जो है इतने मिले। तो एक एटम है, एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है? 50। तो मुझे एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है? तो टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम 10 फॉर वन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 into 10 to minus 19, 1.6 into 10 to minus 19. Place the value. The answer is 6.022 into 10 to 23 multiply with 50 multiply with 1.6 and 10 to minus 19, and I can divide with the value 98. समझ में आ रहा है? क्लियर? और 250 यहाँ पे रह गया, 6.6 इंटू 250, यहाँ पे 250 है और ये दूसरा 50 है, तो दूसरा 50 भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि n की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। समझो, इसको राउंड ऑफ 100 ले लेते हैं, तो 15 टू जा 2, दूसरा यहाँ पे कट कर दे तो इसको राउंड ऑफ 6 ले लो, तो 3 टू जा 6 यानी कि 3 आएगा, मल्टीप्लाई करो तो 1.6 इंटू 3 4.8, 4.8 इंटू 250, 4.8 इंटू 250 इंटू 10⁻23 एंड 10⁻19, तो 23 में से 19 माइनस करो तो आंसर होगा 4, तो 10⁻4 आंसर आएगा। और मल्टीप्लाई कर सकते हो इसका, इसको राउंड ऑफ करके 5 ले लो, राउंड ऑफ करके 5 ले लो, तो 250 मल्टीप्लाई विथ 5 यानी कि आंसर हो जाएगा 1250। अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ 1250 इंटू 10⁻4। आप अपने आप कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन, पॉइंट निकाल लो, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 1.25 इंटू 123 10⁻7, इतना चार्ज होगा। समझ में आ रहा है? अगर आप कितनी बात करें 250 ग्राम की, 250 ग्राम के अंदर चार्ज फाइंड करने जाओगे तो इतना चार्ज आपको मिलेगा। तो बेसिक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बेस पे मैंने एक थोड़ा सा ट्विस्ट करके जो क्वेश्चन बनाया, आपको नोट करना है तो कर लो। आगे की बात कर रहे हैं, दैट इज द कूलम्स लॉ। जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज कूलम्स लॉ, वेरी इजी। चलो कूलम्स लॉ की बात कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, कूलम्स लॉ जो है इट इज फॉर द पॉइंट लाइक पार्टिकल, जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और स्टेशनरी पार्टिकल है, उनके लिए हम यूज कर सकते हैं। डिफाइन कर दो तो कि कूलम्स लॉ का आप यूज करना है, तो कूलम्स लॉ को यूज करने के लिए, कूलम्स लॉ को यूज करने के लिए फर्स्ट पार्टिकल और चार्ज, पार्टिकल भी बोलो या चार्ज भी बोलो, तो पार्टिकल और चार्ज इज लाइक अ पॉइंट लाइक यानी कि स्मॉलेस्ट, जो चार्ज है दैट इज अ पॉइंट लाइक। दूसरी चीज, we can use the Coulomb law for stationary particle, we can use the Coulomb's law for the stationary particle या stationary charge, मतलब जो भी चार्ज स्टेशनरी है उसके लिए ही हम Coulomb's law यूज कर सकते हैं। ओके, तो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इन दैट केस वी कैन से दैट इट इज अ स्टेशनरी पार्टिकल। दूसरी कंडीशन ऐसी है कि अगर कोई चार्ज है उसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में, मान लो कि अर्थ और सन स्टेशनरी है यानी कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसकी जो स्पीड कांस्टेंट मान लो और उसके जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के कंपैरिजन के अंदर, डिस्टेंस के कंपैरिजन के अंदर जो पार्टिकल मतलब डायमेंशन है इट इज टू स्मॉल, डायमेंशन इट इज टू स्मॉल, इन दैट केस वी कैन कंसिडर दैट the earth and sun both are the smallest charge। समझ में आया फ्रेंड्स? तो कूलम्स लॉ यूज करने के लिए तो फर्स्ट चार्ज पॉइंट लाइक होना चाहिए, सेकंड थिंग चार्ज स्टेशनरी भी होना चाहिए, इन दैट केस वी कैन यूज कूलम्स लॉ। फ्रेंड्स, let us start with Coulomb's law। Here the
Coulomb's law, F proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to square of distance. मतलब सिंपल ही है, the force acting between two particle, force acting between two particle either charge, the force acting between two charge, it is directly proportional to, it is directly proportional to product of charge. यहाँ पे दिख रहे होगा ये दोनों चार्ज है, ये चार्ज के जो प्रोडक्ट बन रहा है, चार्ज का जो भी प्रोडक्ट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी कि इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है समझ में। चलो ये तो सिंपल सी चीज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी रिलीज कर रहा हूं तो आंसर क्या होगा, तो F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा K, कॉन्स्टेंट आएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि सर ये K कांस्टेंट है तो उसको आप कोलंबियन कांस्टेंट भी बोल सकते हो, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, तो K जो है उसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू 9 मान लो कि इसको K में यहाँ पे सब्जेक्ट कराओ तो K इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 ऐसे भी लिख सकते हैं। K को आप सब्जेक्ट बना लो तो K इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। सो यूनिट डिफाइन कर लो, तो हियर यूनिट इज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर एंड द यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कूलम स्क्वायर, बिकॉज चार्ज इंटू चार्ज, कूलम इंटू कूलम, यानी कि कूलम स्क्वायर, जो कूलम स्क्वायर है डिवाइड के अंदर चला जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो K का यूनिट मिल गया। सपोज बहुत सारे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला भी बता दो आप, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो न्यूटन का m1 L1 T-2, मीटर का L2 एंड कूलम स्क्वायर का A1 T1, कूलम का A1 T1 और उसका स्क्वायर है, तो पूरा आंसर इस तरह से लिख सकते हैं m1 L3 T-2, एक ही 2 पावर ऊपर आ गई तो एक ही -2 पावर, t की 2 पावर डिवाइड में वो भी ऊपर आ गई तो 2 ऑलरेडी माइनस में और दूसरे -2 हो गए, तो -2 एंड -2 दैट इज -4। यहाँ पे आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। और रट्टा मार रहे हैं, बहुत सारे लोग रट्टा भी मार रहे हैं, तो रट्टा मारने के लिए 13 - 42 क्या होगा, 13 - 42। ओके चलो फ्रेंड्स, के क्या है पता चल गया, के कांस्टेंट है, लेकिन आप ऐसे थोड़ी ना मानेंगे सर ये कांस्टेंट आया तो आया कैसे। तो फ्रेंड्स एक कांस्टेंट आता है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप बोलेंगे सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो फ्रेंड्स सिंपल सी चीज है, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ स्पेस। चलो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इसके बारे में परमिटिविटी ऑफ स्पेस के बारे में डिटेल में चर्चा करनी है। ओके चलो, तो परमिटिविटी ऑफ स्पेस है तो उसके लिए पहले मान लो कि ये चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R। तो फ्रेंड्स ये चीज एप्सिलॉन नॉट कर क्या रहा है अभी तक आपको पता नहीं होगा, और शायद जिसको पता है उसने आपको बताया नहीं होगा। सिंपल एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट करता क्या है, तो सिंपल जब यहाँ पे एयर है इधर स्पेस है, एयर है इधर स्पेस है, तो एयर और स्पेस के अंदर तो आपको वैल्यू दी दी, कौन सी वैल्यू है, तो परमिटिविटी ऑफ स्पेस की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, परमिटिविटी ऑफ स्पेस दैट इज 8.85 इंटू 10⁻12 यूनिट। इसका पूरा इनवर्स क्या होगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन रेज़ टू -1 मीटर रेज़ टू -2, पूरा यूनिट उल्टा, क्योंकि के और एप्सिलॉन पूरा इनवर्स में, तो इनवर्स का में यूनिट भी इनवर्स हो जाएगा उल्टा, तो वो मैंने लिख दिया, चलो कोई बात नहीं है। अभी मैंने बताया कि इनिशियली एयर का मीडियम है, मुझे ऐसा लगा कि मान लो कि दोनों चार्ज को मैं डुबा के मार देना चाहता हूं, तो इसके बीच में मैंने पानी डाल दिया, क्या है पानी, तो अब क्या होगा, तो फ्रेंड्स सिंपल सी चीज है, अगर दो चार्ज के बिटवीन में आप कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल डाल देते हो, इंसुलेटिंग मटेरियल इधर कंडक्टिंग मटेरियल डाल देते हो, तो इन दैट केस आपकी परमिटिविटी चेंज हो जाती है, इन दैट केस आपकी परमिटिविटी क्या हो जाती है, चेंज। तो बोलेंगे यार ये परमिटिविटी चेंज होके क्या करना है, तो सिंपल सा फ्रेंड, परमिटिविटी अगर चेंज होती है तो
फोर्स बिटवीन टू चार्ज, ये दोनों चार्ज का जो भी फोर्स लग रहा है दैट विल बी रिड्यूस, दैट विल बी रिड्यूस, यानी कि परमिटिविटी विल अपोज the electric field produced by the charge, मतलब चार्ज जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसका अपोज कर रहे हैं मीडियम, यानी कि एयर के जगह पे आप पानी डाल दो, पानी की जगह पे कोई सॉलिड मटेरियल डाल दो, कोई थर्ड मटेरियल डाल, तो वैसे जैसे मटेरियल चेंज होगा तो यहाँ पे फोर्स भी चेंज होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसको ब्रेक करेगा। मीडियम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या करेगा, ब्रेक, यानी कि इट अपोजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगी। समझ में आ रहा है? पता था आपको? आई थिंक नहीं होगा पता, नोट कर लो। क्या काम है, कोई भी बंदा, वैसे तो आपके पास नॉलेज भर भर के पड़ा है, लेकिन अगर कोई बंदा आपको पूछ ले कि परमिटिविटी क्या कर रहा है, आपने पढ़ा तो परमिटिविटी ये कर रहा है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अपोज करेगा। बस ये चीज आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज हो रहा है। तो अभी मैंने बताया कि मीडियम चेंज हुआ, एयर की जगह पे आप क्या डाल देते हो, पानी या कोई भी मीडियम, तो मीडियम चेंज हुआ तो फोर्स भी चेंज होगा। तो फोर्स कैसे चेंज होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ फॉर मीडियम। कोई भी मीडियम के लिए आपको कूलम्स लॉ डिफाइन करना है। देखो मीडियम के लिए बात करें तो इनिशियली पार्टिकल Q1 है, सेकेंड पार्टिकल Q2 है, और यहाँ पे कोई मीडियम दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे आपकी जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट नहीं होगी, दैट इज होगी ओनली फॉर एप्सिलॉन। अगर आप मीडियम चेंज कर रहे हो, एयर से निकाल के, स्पेस से निकाल के पर्टिकुलर मीडियम के अंदर डाल दे, दैट इज परमिटिविटी रिप्रेजेंट एज ओनली फॉर एप्सिलॉन। इसको सिर्फ एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिफाइन कर लो कि एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। चलो तो फोर्स के अंदर क्या चेंज होगा तो देख लेते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि देखो मैंने क्या लिखा था, F इज इक्वल टू एयर के अंदर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, K1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन जब K की वैल्यू प्लेस करे तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैंने बताया K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अगर मीडियम है तो मीडियम के अंदर एप्सिलॉन नॉट निकल कर सिर्फ क्या होगा एप्सिलॉन, तो क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, एंड दैट फोर्स फॉर द मीडियम, ये फोर्स जो है मीडियम के लिए। तो कैन आई रिप्रेजेंट दैट FM, force FM is equal to 1/4 by epsilon, 1/4 by epsilon Q1 Q2 by R square। समझ में आ रहा है? कंप्लीट? ओके। चलो अभी नेक्स्ट चीज क्या है, तो हमको रेशियो निकालना है। तो आप बोलेंगे कि सर वो तो हमने बुक में भी पढ़ा है, आप सीधा सीधा कुछ बताओ ना। तो फ्रेंड्स डायरेक्टली FM by F मतलब फोर्स इन मीडियम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम डिवाइड बाय फोर्स इन वैक्यूम, आइदर फोर्स इन एयर। तो आपका आंसर ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर के अंदर क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, मीडियम के अंदर क्या होगा एप्सिलॉन, एंड यहाँ पे क्या होगा Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये सभी चीज कैंसिल, 4 पाई कैंसिल। तो देखो ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन कहाँ पे, न्यूमरेटर के अंदर है, और न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो क्या लिखेंगे FM डिवाइड बाय F इज इक्वल टू 1/1 एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0, क्योंकि देखो ये ऊपर है तो सीधा नीचे आएगा डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर के अंदर, क्योंकि आपको पता है ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, और यहाँ पे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर इस तरह से, तो AD नीचे आएगा और AD ऊपर चला जाएगा। समझ में आया? तो वही चीज मैंने की है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिजिक्स बोल रहा है कि अगर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट है, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ स्पेस, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, आइदर इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के।
अरे यार ये फिर से कुछ नया किया है। सिंपल, आगे वाला जो के था दैट इज कूलम कांस्टेंट। ये कूलम कांस्टेंट 9 इंटू 10⁹ है। लेकिन अगर आप परमिटिविटी ऑफ स्पेस, सॉरी परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ स्पेस निकाल रहे हो, वी कैन से दैट एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। क्योंकि आपको पता है कोई भी रिलेटिव चीज अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है उससे ही आप रिलेट कर सकते हो। तो कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी है? परमिटिविटी ऑफ स्पेस, वो कांस्टेंट है तो उसको आपने रिलेट दूसरी कोई क्वांटिटी से किया तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये को क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है तो आपको बता दूं, आपने कभी कभी फैन है, जो फैन स्टॉप हो जाता है उसके अंदर से कैपेसिटर निकलता हुआ देखा होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो बोलते हैं कि फैन में से कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर का काम क्या है? तो कैपेसिटर जो भी है वो जनरली दो प्लेट के बिटवीन में यहाँ पे पूरा कचरा कचरा यानी कि कागज होते हैं या प्लास्टिक होता है, ऐसी चीज भरी पड़ी होती है। तो ये जो प्लास्टिक है, कागज है, इट इज कॉल्ड इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल एंड इंसुलेटिंग मटेरियल है जो मीडियम का भी काम कर सकते हैं। यानी कि जो मैंने बताया कि अगर कोई चार्ज है, चार्ज के बिटवीन में आप मीडियम डाल दो तो ये मीडियम का काम करेंगे, दैट इज डिफाइंड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर पानी है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होगा, अगर रबर है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट होगा, कोई भी प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ अलग होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी जी वाला टॉपिक एग्जैक्ट क्या है? जी वाला टॉपिक एग्जैक्ट क्या है? तो मैंने आपको बताया if the force in medium, if force in medium and force in vacuum either space both are equal, that is then what is the equivalent distance, what is the equivalent distance? तो सिंपल से आपको हिंदी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन कर दूं, अगर मीडियम का फोर्स और दूसरा वैक्यूम का फोर्स, वैक्यूम यानी कि स्पेस का फोर्स या एयर का फोर्स, मीडियम का और स्पेस का फोर्स दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, तो इसके लिए इफेक्टिव डिस्टेंस क्या मिलेगा? तो क्वेश्चन में डिफाइन कर दूं, इफ फोर्स ऑफ मीडियम एंड फोर्स ऑफ एयर और स्पेस both are equal, then find effective distance in मीडियम, यानी कि मीडियम का इफेक्टिव डिस्टेंस क्या मिलेगा वो आपको फाइंड करना है। ये चीज आपके लिए इतने इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसके रिगार्डिंग में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाने वाला हूं। तो पहले तो आप देख लो कि अगर दोनों में फोर्स इक्वल है तो फोर्स इक्वल होगा तो इफेक्टिव डिस्टेंस क्या मिलेगा? इफेक्टिव डिस्टेंस जो है रिलेवेंट डिस्टेंस, तो इफेक्टिव डिस्टेंस क्या मिलेगा वो आपको फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सी चीज लिखनी है, एफ एम इज इक्वल टू एफ, एफ एम इज इक्वल टू एफ। एफ एम की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन इफेक्टिव डिस्टेंस यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा तो उसको R डैश से रिप्रेजेंट करो या RM से रिप्रेजेंट करो। क्या लिखूं? RM। नेक्स्ट क्या लिख सकता हूं मैं एयर के अंदर? तो एयर के लिए तो क्या हो सकता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अभी देखो डिस्टेंस डिफरेंट है, Q1 Q2 कैंसल, 4 पाई कैंसल, मुझे आरएम को सब्जेक्ट करना है तो आरएम को यहाँ पे ले लो, R2 ऊपर ले लो, तो आरएम स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर, R स्क्वायर यहाँ पे आ गया। एप्सिलॉन नॉट है उसको भी ऊपर ले लो, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर ये यहाँ पे एप्सिलॉन ऊपर और एप्सिलॉन डिवाइड में, एप्सिलॉन क्या होगा? डिवाइड में। तो इफेक्टिव डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या आंसर मिलेगा आरएम के लिए? ये एप्सिलॉन नॉट इसको डिवाइड में ले लो, आरएम स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? ये दोनों चीज ऊपर गई, ये आरएम स्क्वायर यहाँ पे आ गया और एप्सिलॉन ऑलरेडी यहाँ पे था ही। आ रहा है समझ में? तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो चलो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख दूं, आरएम इज इक्वल टू
r स्क्वायर के, और इसका मैंने अंडर रूट निकाल लिया तो r स्क्वायर डिवाइड बाई के लिख दिया। तो आर एम इज इक्वल टू r बाई रूट के, क्या लिख सकते हैं, r बाई रूट के। तो मतलब एयर का डिस्टेंस आप लिख सकते हैं डिस्टेंस इन मीडियम, डिस्टेंस इन मीडियम इज इक्वल टू डिस्टेंस इन एयर, डिस्टेंस इन एयर डिवाइड बाय रूट के, डिवाइड बाय रूट के। तो मीडियम का डिस्टेंस इज इक्वल टू एयर का डिस्टेंस डिवाइड बाय रूट के। लेकिन अगर मीडियम है, वो मीडियम के डिस्टेंस को मैं एयर के डिस्टेंस से मेजर कर लूं तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस, डिस्टेंस इन एयर इज इक्वल टू, डिस्टेंस इन एयर इज इक्वल टू एक के मल्टीप्लाई में आ गए तो क्या होगा, रूट के मल्टीप्लाई में, और डिस्टेंस इन मीडियम यहाँ पे तो मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस इन मीडियम। तो आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है कि अगर पार्टिकल के बिटवीन जो डिस्टेंस दिया है, बराबर, मतलब कि पार्टिकल के बिटवीन कोई भी ऑब्जेक्ट मीडियम प्लेस किया है, तब उस कंडीशन में एयर का डिस्टेंस क्या होगा, तो जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका रूट निकालो और जो मीडियम का डिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो भी मीडियम का डिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है, वापिस फॉर्मूला सिर्फ याद रखनी है, डिस्टेंस इन एयर इज इक्वल टू रूट के इनटू डिस्टेंस इन मीडियम। चलो सिंपल सा क्वेश्चन निकालो, एक Q1 है और एक Q2 है, और इसके बिटवीन मैं वाटर ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, वाटर, और वाटर के लिए K जो है 81 है, वाटर के लिए जो K है, K की वैल्यू क्या है 81। मैं बोल रहा हूं कि वाटर निकालना है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर, कितना डिस्टेंस है 1 मीटर, वाटर निकालना है तो मुझे कितने डिस्टेंस पे रखना होगा तो फोर्स वही मिलेगा, कितने डिस्टेंस में मैं चार्ज को प्लेस करूं तो फोर्स वही मिलेगा। तो एक सिंपल लॉजिक समझो आप, सिंपल सा लॉजिक, अगर दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज के बिटवीन में वाटर अप्लाई करता हूं तो मतलब ये हुआ कि इसका फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। मैंने बताया कि अगर आप मीडियम प्लेस करो तो फोर्स रिड्यूस होगा, तो फोर्स रिड्यूस हो गया, मतलब F इज इक्वल टू Q1 Q2 K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। मतलब मुझे फोर्स रिड्यूस करना है तो R को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सेम फोर्स उतना ही मुझे एयर के अंदर रखना है, सेम फोर्स यहाँ पे F फोर्स है, उतना ही फोर्स मैं यहाँ पे रख रहा हूँ F फोर्स। तो मैं क्या करूंगा, तो ये डिस्टेंस 1 मीटर है, उसके जगह पे मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर दूं, डिस्टेंस क्या कर दूं, इंक्रीज। तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स मुझे सेम मिलेगा। तो ये रिलेशन क्या मिलेगा, तो देखो फ्रेंड्स, ये जो रिलेशन मिल रहा है कुछ ऐसे होगा, तो आर एयर इज इक्वल टू रूट के इंटू आर मीडियम। तो देखो यहाँ पे आर मीडियम एक है, के 81 है, 81 का रूट निकालो तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। मतलब कि अगर चार्ज को इतना ही फोर्स चाहिए तो डिस्टेंस बढ़ा के 9 मीटर कर दो, डिस्टेंस बढ़ा के 9 मीटर कर दो। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन आप यहाँ पे समझ सकते हो। चलो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दूसरा है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इजी है, मजा आएगा। देखो Q1 चार्ज Q2 चार्ज, Q1 चार्ज Q2 चार्ज। तो इनिशियली फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और के की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर सेकेंड केस, फर्स्ट केस है, सेकेंड केस, यहाँ पे मान लो कि चार्ज वही है, डिस्टेंस भी वही है, ऊपर जितना डिस्टेंस दिया है उतना ही डिस्टेंस है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इस पोर्शन के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देता हूं। क्या कर रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर रहा हूं। तो डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू है के, तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स Fm इज इक्वल टू एफ बाई के, Fm इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बाई के। तो F कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, उसके डिवाइड में आप के रिप्रेजेंट कर सकते हो, के। ओके, तो एप्सिलॉन 0 बाय के दैट इज एप्सिलॉन, क्योंकि आपको पता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट
इज इक्वल टू के। तो आपको सब्जेक्ट क्या करना है, तो सब्जेक्ट एप्सिलॉन नॉट बाय के, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर के नीचे, अब मल्टीप्लाई में लग सकते हैं एप्सिलॉन इनटू के की वैल्यू भी लिख सकती है, तो के की वैल्यू क्या होगी, सिंपल डायरेक्ट लिखो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन, डिवाइड का डिवाइड कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि देखो ये पूरा क्या है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर नीचे आ गया, तो 4 पाई है उसके साथ एप्सिलॉन मल्टीप्लाई, Q1 Q2 ऊपर है तो Q1 Q2 ऊपर, और यहाँ पे हो जाएगा R1 इंटू सॉरी R1 इंटू R2 की जगह पे R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट जो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूरी है, तो सिंपल, अगर मीडियम है, मीडियम के अंदर पूरा डाइलेक्ट्रिक है, मीडियम के अंदर पूरा डाइलेक्ट्रिक है, तो फोर्स एफ एम इज इक्वल टू एफ बाई के। चलो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ फॉर्मूला रटा है, मोस्टली स्कूल के अंदर या कोचिंग के अंदर आप जाते हो तो यहाँ पे जनरली फॉर्मूला रटाएगा, ऐसा आता है ना बच्चों, तो आप ऐसे फॉर्मूला रट लो, लेकिन क्या करना है कैसे करना है वो तो मान लो, एक Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे क्या है एयर, लेकिन ये डिस्टेंस भी मेजर कर लो, आर डिस्टेंस एयर के अंदर है, आर डिस्टेंस इन एयर, अब लिख दो आर एयर, आर जो डिस्टेंस आप मेजर करो इन एयर, लेकिन सिर्फ छोटा सा यहाँ पे छोटा सा इतना सा डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर रहे हो जिसकी विड्थ है टी जितनी, समझ में आ रहा है, टी थिकनेस वाला मैंने छोटा सा डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, तो अब बताओ फोर्स क्या होगा, साला ये आपने क्या कर दिया। तो देखो ये पूरा डिस्टेंस क्या है, पूरा डिस्टेंस आर है, लेकिन यहाँ पे ये टी डिस्टेंस जो है वो सिर्फ क्या है मीडियम के अंदर है, तो आप लिख सकते हैं आर इज इन एयर, आर डिस्टेंस एयर में, टी इज इन मीडियम, टी जो डिस्टेंस है मीडियम के अंदर, तो मैं एक मीडियम में है और एक एयर के अंदर है तो पूरा डिस्टेंस नहीं लिख सकता, तो मुझे टोटल डिस्टेंस एयर के अंदर ही चाहिए, टोटल डिस्टेंस एयर के अंदर चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ आर इफेक्टिव, आर इक्विवेलेंट, आर इफेक्टिव या आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस आर, टोटल डिस्टेंस आर, वो मैंने टोटल डिस्टेंस आर लिख दिया, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, जो मीडियम के टी थिकनेस है उसको मैंने माइनस कर दिया, ये टी थिकनेस जो मीडियम के अंदर है उसको माइनस कर दिया, लेकिन इसकी जगह पे मुझे एक थिकनेस ऐड करनी पड़ेगी विच इज इन एयर, तो आपको एयर के अंदर उसकी एग्जैक्ट थिकनेस क्या होगी वो अप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैंने बोला था कि आर एयर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के इनटू थिकनेस इन आइदर डिस्टेंस इन मीडियम, हुआ कि नहीं, तो मैं क्या ऐड करूंगा, तो प्लस अंडर रूट के इंटू टी, क्लियर, फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ये दोनों चार्ज है Q1 Q2, उसके बिटवीन में एयर है, यहाँ पे हवा है, तो मुझे पूरा डिस्टेंस एयर के अंदर लिखना पड़ेगा, आइदर पूरा डिस्टेंस मुझे मीडियम के अंदर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे छोटा सा एक एलिमेंट डाल दिया, तो मैंने पहला क्या किया, तो आर लिख दिया, जो मीडियम के अंदर थिकनेस थी वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी, तो आर माइनस टी, लेकिन यहाँ पे इतने पोर्शन में एयर के अंदर इफेक्टिव डिस्टेंस क्या मिल रहा है, तो इफेक्टिव डिस्टेंस मिल रहा है रूट के इंटू डी, तो मैंने वो रूट के इंटू डी एड कर दिया, तो अभी जो नया डिस्टेंस मिल रहा है पूरा का पूरा डिस्टेंस वो ओनली एंड ओनली एयर के लिए, तो यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसे नहीं बोल सकता कि ये डिस्टेंस थोड़ा सा मीडियम के अंदर है और थोड़ा सा एयर के अंदर नहीं है, ये पूरा डिस्टेंस एयर के अंदर ही है, तो मैंने ये इक्वेशन फाइंड कर लिया, तो अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, फोर्स फाइंड करने के लिए एफ इज इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 and divide by distance square, तो distance is r minus t plus अंडर रूट के इंटू डी, अंडर रूट के इंटू डी होल स्क्वायर, तो ये इक्वेशन आपको बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेगा, ये इक्वेशन का आपको यूज करना है, आ रहा है समझ में, क्लियर, तो चलो फ्रेंड्स ये इक्वेशन आप नोट कर लो, इसके रिगार्डिंग में एग्जांपल करवा रहा हूं, एग्जांपल में से टू चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, टू चार्ज of 1 microcoulomb are placed in air
placed in air at 1 meter distance, 1 meter distance. Now dielectric of 0.25 meter, 0.25 meter inserted between two charge at any place, find एक मिनट यहाँ पे, नाउ डाइलेक्ट्रिक ऑफ 0.25 मीटर विड्थ, 0.25 मीटर विड्थ या थिकनेस inserted between two charge at any place, find change in force, मतलब फोर्स के अंदर कितना चेंज हो रहा है वो फाइंड करना है, और के रिप्रेजेंट किया है 4, के इज इक्वल टू 4, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4। फ्रेंड्स फिर से इनिशियली इसे बोला है कि 2 चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, 2 चार्ज है 1 माइक्रोकूलम के, तो उस चार्ज को एयर में प्लेस किया है और डिस्टेंस है 1 मीटर। नाउ डाइलेक्ट्रिक ऑफ 0.25 मीटर विड्थ, एक डाइलेक्ट्रिक मैंने 0.25 मीटर का इंसर्टेड कर दिया, तो मतलब फोर्स रिड्यूस हुआ। तो कितना फोर्स रिड्यूस होता है वो परसेंटेज में आपको फाइंड करना है। तो देखो कितने परसेंट रिड्यूस होता है वो फाइंड करने के लिए पहले इनिशियल फाइंड कर दो। तो एफ एयर इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो 9 into 10⁻⁹ into Q1 and Q2 both the charge are equal, so 10⁻⁻⁶ स्क्वायर। Q1 की वैल्यू आप निकालो तो 10⁻⁶, दोनों चार्ज सेम ही है तो 10⁻⁶ स्क्वायर एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस 1 मीटर स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर। इफेक्टिवली आंसर इज 9 into 10⁻³ पावर, और यूनिट आएगा न्यूटन। एयर के अंदर इतना आंसर आपका, इनिशियली फोर्स इतना है। आया समझ में? 9 पावर पॉजिटिव, 12 पावर नेगेटिव, 9 - 12, 3 - 10⁻³ और 9 के साथ में दूसरी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई के अंदर नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अभी फ्रेंड्स सेकेंड थिंग हमको क्या करना है कि चलो एफ एयर मिल गया, अभी मीडियम के अंदर फाइंड करना है। तो एफ मीडियम, लेकिन उसके लिए डायग्राम में आपको बता दो, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, 1 मीटर डिस्टेंस, छोटा सा 0.25 मीटर का, छोटा सा नहीं बोलते, फोर्थ पार्ट का, ये फोर्थ पार्ट का एक डाइलेक्ट्रिक अंदर घुसेड़ दिया, फोर्थ पार्ट का डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे घुसेड़ दिया। तो इफेक्टिव डिस्टेंस क्या होगा, पहले फाइंड करो इफेक्टिव डिस्टेंस क्या होगा। सो आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस टी प्लस अंडर रूट के इंटू टी, पहले क्या गया, एयर का डिस्टेंस लिया, थिकनेस माइनस की, और बाद में इफेक्टिव थिकनेस एयर के अंदर कितनी है वो ऐड की। समझ में आया? क्या करना है, पहले एयर के अंदर डिस्टेंस लो, देन आफ्टर मीडियम की थिकनेस माइनस करो, देन आफ्टर जो भी थिकनेस मीडियम में है वही थिकनेस आपको एयर के अंदर इफेक्टिव क्या मिल रही है वो ऐड कर दो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर की वैल्यू 1, टी 0.25 प्लस के की वैल्यू 4, टी 0.25, 0.75, 1 - 25 0.75, 4 का रूट 2 इंटू 0.25 यानी कि क्या हो जाएगा 0.5, यानी कि 0.75 मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस 0.5, तो आंसर मिलेगा 1.25। क्या मिलेगा 1.25। मतलब आपने मीडियम इंसर्ट किया, मतलब छोटा सा ब्लॉक इंसर्ट किया, तो पहले 1 मीटर डिस्टेंस था, बढ़ के 1.25 हो गया, 1.25। तो फोर्स फाइंड करना है तो भी ठीक है, नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो एफ मीडियम इज इक्वल टू 9 into 10⁻⁹, डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं के 9 into 10⁻⁹, चलो इक्वेशन लिख दो, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर डे स्क्वायर, 9 into 10⁻⁹, Q1 Q2 की डायरेक्ट वैल्यू 10⁻⁻12, 1.25 का स्क्वायर, 1.25 का स्क्वायर। ओके, तो एफ फाइनल यहाँ पे आपको मीडियम के अंदर मिल गया। मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए, कितने परसेंटेज में चेंज हुआ। तो एफ फाइनल यानी कि एफ मीडियम माइनस एफ एयर डिवाइड बाय एफ एयर, लिखो वैल्यू
एफ मीडियम की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1.25 स्क्वायर 1.25 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10⁻³ एंड डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻³ क्योंकि देखो एयर की वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिख दी है 9 इंटू 10⁻³ कॉमन एंड कैंसल तो क्या होगा 1 डिवाइड बाई 1.25 होल स्क्वायर माइनस 1 और परसेंटेज में लिखना है तो मल्टीप्लाई विथ 100 कर दो एलसीएम निकालना है तो क्या होगा 1 माइनस 1.25 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 100 एंड डिवाइड विथ 1.25 स्क्वायर 1.25 का स्क्वायर निकालो तो आई थिंक 1.2 का स्क्वायर निकालो तो 1.2 इंटू 1.2 1.44 होगा तो सपोज मान लो ना 1.5 है 1.25 का स्क्वायर सपोज मान लो कि 1.5 है तो क्या होगा 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाई विथ 100 मल्टीप्लाई विथ 100 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाई विथ 100 5 3 जा 100/3 माइनस 33% मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं परफेक्ट नहीं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट लिखी तो अप्रोक्सीमेटली 33% फोर्स रिड्यूस हुआ फोर्स जो है 33% रिड्यूस होता है और आपको ऐसे भी पता नहीं चल रहा है ना 1.25 को आप डिफाइन भी कर सकते हो कैसे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू के 125 डिवाइड बाय 100 उसका रेशियो निकालो उस कंडीशन में भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो तो आप डिफाइन कर लो कि अप्रोक्सीमेट 33% फोर्स रिड्यूस होता है कब जब आप उसके अंदर मीडियम इंसर्ट करते हो तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही कूलम्स लॉ तक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स है जो इजीली आप फाइंड कर सकते हो बहुत अच्छी मेथड्स है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू होप यू आर एंजॉइंग माय लेक्चर और कोई भी आपको ऐसी दिक्कत आए कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट में भी आप लिख सकते हो सर ये टॉपिक पता नहीं चला अगर आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पल का सॉल्यूशन चाहिए वीडियो लेक्चर के फॉर्म में तो भी मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मैं उसका पूरा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा और आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा थैंक यू